औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल-अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to do valuation of fixed income securities, valuation of bond valuation इसको कहते हैं हम लोग। So bond valuation में सबसे पहले we are going to do the perpetuities, और perpetual securities ऐसी securities होती है जिनके अंदर कोई maturity नहीं होती और वो continue होती है for the unforeseeable future. So the some securities have indefinite life, or the corporation and its common stock may exist for centuries. So many issues इसमें preferred stock आ जाते हैं, maturity perpetual securities में जिसके अंदर कोई भी एंड डेट नहीं होती, कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती। तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल फार्मूला ऑफ दीज काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़। अगर ऐसी सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनकी वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, तो उसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है, दैट इज़ दी पेमेंट। जो हर साल की आपकी पेमेंट है पीएमटी, उसको डिवाइड करते हैं आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे। सो they give the current value of the infinite stream of equal interest payment. If this equation is applied to previous example, तो हम ये देखते हैं annual interest payment जो है किसी भी सिक्योरिटी में, let's say that is $80, और alternative investment जो है, जो alternative security जो रिकॉर्ड रिटर्न प्रोवाइड कर रही है मार्केट में, that is 10%। तो अब 10% के हिसाब से हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए सिक्योरिटी की। तो $800 यहाँ पे उसकी वैल्यू आ रही है सिक्योरिटी की। अगर मार्केट में लेट्स से ये हमने वैल्यूएशन की है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी इज ABC। सो ABC की जो सिक्योरिटी की जो अभी वैल्यूएशन आ रही है दैट इज $800। लेकिन अगर मार्केट में इसकी प्राइस देखते हैं, और अगर प्राइस देखें तो ये अगर आ रही है $900, दैट मीन्स दिस सिक्योरिटी इज ओवरवैल्यूड। ठीक है, ओवरवैल्यूड। सो यू शुड कंसिडर अनदर सिक्योरिटी। और अगर मार्केट में इसकी वैल्यू आ रही है $600, सो दिस सिक्योरिटी मार्केट में अंडर वैल्यूड है। हमने जो इसकी वैल्यू निकाली है दैट इज $800, मतलब इसकी कीमत $800 होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में ये कितने का बिक रहा है, ये $600। इसके अंदर पोटेंशियल है इतना। ठीक है, तो आपको फिर ये वाली सिक्योरिटी खरीद लेनी चाहिए ताकि आप वो बेनिफिट कमा सकें। अच्छा, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि कितना सिंपल है इनको सॉल्व करना। तो ये मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ हैं, और मुख्तलिफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स के ऊपर अगर हम देखें, इसका एनालिसिस हुआ हुआ है। जितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होगा, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होगा उतनी ही वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, मार्केट के अंदर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जितना कम होगा उतनी ही वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर आप देखें 4% पे इसकी वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ $2,000। ठीक है, और अगर 6% आ रही है तो उसके बाद $1,333। 8% इज़ द पार वैल्यू। ये हमें समझ आ गया पार वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ये 1000 जो है वो प्रेजेंट वैल्यू इसकी। सॉरी 8% नहीं, दिस इज 10% पे तकरीबन इसकी पार वैल्यू है। तो 1000, फिर 800, फिर 533। अब आप ये नोट करेंगे जैसे ही हम इंटरेस्ट रेट को, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ा रहे हैं, हमारी जो वैल्यू है, जो सिक्योरिटी की वैल्यू है, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे ही हम इंटरेस्ट रेट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी जो सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। सो आगे जाके ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। सो सिंपल जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बॉन्ड विद मेच्योरिटी डेज, अगर आपने बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है विद मेच्योरिटी डेट, क्योंकि इसमें दो पार्ट होते हैं। अगर हम ये फार्मूला एक नज़र देख लें, ये बेसिक फार्मूला है बॉन्ड की वैल्यूएशन का। इसके अंदर आपके पास जो है वो
कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स आ रही हैं, इंटरेस्ट पेमेंट सेम है हर साल एंड तक, इंटरेस्ट पेमेंट सेम है अजम्पशन के मुताबिक, तो ये एक किस्म की ये एनटी में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ तक, ये एक्सप्रेशन जो है ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये एनटी में कन्वर्ट हो सकता है। और एक मेच्योरिटी टाइम पे आपको एक फ्यूचर वैल्यू मिलनी है, मेच्योरिटी के टाइम पे फ्यूचर वैल्यू क्या, आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको मेच्योरिटी के टाइम पे मिलनी है, तो उसकी भी हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने ये बताया था वैल्यूएशन इन द प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो इसमें डिस्काउंटिंग के फॉर्मूला लगेंगे, सही है ना। मतलब अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। तो जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू और सिंगल अमाउंट का जो फॉर्मूला होता था हमारे पास, दैट इज दी फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। और जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी का फॉर्मूला होता था वो होता था हमारे पास कैश फ्लोज, जिसको हम पीएमटी भी कह सकते हैं, पेमेंट भी कह सकते हैं, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 divided by 1 plus interest की पावर n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनटी। ठीक है, अब जब हम बॉन्ड की वैल्यूएशन कर रहे हैं, सिंपल बॉन्ड की वैल्यूएशन और ऐसे बॉन्ड की वैल्यूएशन जिसकी मेच्योरिटी है विद मेच्योरिटी, ठीक है। सो जब विद मेच्योरिटी के साथ हम बॉन्ड की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट आते हैं, सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट आती है, कूपन पेमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट मतलब हम कहते हैं 10% बॉन्ड। ठीक है, अगर हम लोग मेच्योरिटी की बात करें, जो प्रिंसिपल हमने दिया हुआ है कंपनी को, जो हमने अमाउंट दी हुई है दैट इज डॉलर 1000। ठीक है, हमने $1000 दिया है और उसके ऊपर जो ये है जी 10% बॉन्ड, हम कहते हैं इसको दिस इज 10% बॉन्ड, मतलब इसके ऊपर हर साल हमें कितने परसेंट मिलेगा, 10% मिलेगा। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है हमारी, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट एवरी ईयर वो है हमारी, जिसको हम पीएमटी कह देते हैं, पीएमटी कह देते हैं। हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.10, सो ये आ जाता है हमारे पास $100। ठीक है, तो ये 10% बॉन्ड है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास मेच्योरिटी के टाइम पे जो प्रिंसिपल पेमेंट है, ये मेच्योरिटी पे जो हमें प्रिंसिपल पेमेंट मिलनी है। ठीक है, ये प्रिंसिपल पेमेंट आ गई। नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं एन, दैट इज 10 ईयर्स। ठीक है, ये हमें दिया होता है, 10 साल का डाटा दिया हुआ है। और मार्केट के अंदर जो रेट चल रहा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देख लेते हैं। ठीक है, आर, ठीक है, हम इसको तो हमने इंटरेस्ट से कह दिया ना, हम इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को आर से कह लेते हैं। ये स्मॉल आई भी हो सकता है, किसी तरह भी स्मॉल डी भी लिख सकते हैं आप, इट डजंट मैटर। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर बॉन्ड्स, ठीक है, सिमिलर बॉन्ड्स जो है मार्केट में, सिमिलर बॉन्ड्स मार्केट में कितने के बिक रहे हैं, तो कितनी रेट पे बिक रहे हैं, तो हम कह देते हैं जी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में चल रहा है दैट इज 8%। ठीक है, अब हमारे पास ये चार का डाटा आ गया। अब बॉन्ड के दो पोर्शन होते हैं, एक तो उसने हर साल इंटरेस्ट की पेमेंट मिल रही है 10 सालों तक, और दूसरा एक मेच्योरिटी टाइम पे उसे $1000 भी मिलना है। तो इसके पहले दो पार्ट कर लेते हैं। पहले हम इंटरेस्ट पेमेंट कर लेते हैं। अगर बॉन्ड की पहली वैल्यूएशन, बॉन्ड की पहली वैल्यूएशन जो है, फर्स्ट पार्ट जो है उसको देख लेते हैं। हमें क्या मिलना है, हर साल इंटरेस्ट पेमेंट मिलनी है, और वो इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, $100 हमें मिलना है। ठीक है, हमें हर साल जो पीएमटी मिलना है, इंटरेस्ट की पेमेंट मिलनी है, वो $100 मिलनी है। नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 10 है, और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज 8%। ठीक है, तो 8% हमारे पास है यहाँ पर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में हमें ये हर साल सेम अमाउंट मिले हैं, दिस इज द एनुअलिटी फार्मूला। तो 100 डिवाइड बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.08 की पावर 10। ठीक है, ये पहला पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं।
चलें इस फार्मूले का हम यहाँ तक ही रखते हैं, अभी इसके सोल्यूशन हम देख लेंगे, सोल्यूशन हम बाद में देखते हैं इसको। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट बॉन्ड के अंदर दूसरा पार्ट भी है, दैट इज़ मेच्योरिटी वैल्यू। हम उसको मेच्योरिटी वैल्यू को एम कह देते हैं, ठीक है, ये एम आ गया हमारे पास। एक सेकंड पार्ट कि 10 साल बाद हमें टोटल लमसम अमाउंट भी मिलनी है। वो लमसम अमाउंट कितनी है जी? वो है जी हमारे पास, अगर हम एम देखें दैट इज़ $1000, ठीक है। $1000 मिलना है, कितने सालों बाद मिलना है? 10 सालों बाद मिलना है। और उसका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो अभी चल रहा है दैट इज़ 0.08, दैट इज़ 8%। सो हमें 10 सालों बाद एक, तो ये एक अलग से क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, मतलब बॉन्ड वैल्यूएशन के अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर देखें तो वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है बॉन्ड वैल्यूएशन। पहले हिस्से में आप उसकी एनओटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, दूसरे हिस्से में आप सिंगल अमाउंट, दिस इज द सिंगल अमाउंट, एक अमाउंट आपको 10 साल बाद मिलनी है। तो सिंपल सा फार्मूला है, जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता था फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन, हमने बस उस चीज़ को लिखना है। यहाँ पर हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर n। तो हमारे पास मेच्योरिटी पे है जी 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08 की पावर 10। अब जब ये ये दोनों मिलकर जो है वो टोटल बॉन्ड की वैल्यू निकालते हैं, तो हम इन दोनों सेगमेंट्स को इकट्ठा मिला के लिख दें, ठीक है। इकट्ठा अगर मिला के लिख देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो हम इन दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं। अगर हम वो ज़्यादा बॉन्ड वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, इकट्ठा लिख देते हैं। 100 डिवाइड बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.08 की पावर 10, ठीक है। ये पहला पार्ट है, मतलब ये वाला सेगमेंट है, ये सारा का सारा सेगमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जो दूसरा पार्ट है दैट इज दी फ्यूचर, ये वाला पार्ट, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मेरा सेम, मतलब एक ही वैल्यूएशन में दो क्वेश्चंस हैं, एक सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू है, दूसरी एनओटी की प्रेजेंट वैल्यू है। सो इट इज़ नॉट दैट टफ, बिल्कुल ही सिंपल सा है, ठीक है। 108 की पावर 10। सो ये जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर आया 1134 डॉलर्स। मैं पॉइंट्स नहीं लिख रहा यहाँ पे। तो बॉन्ड की जो वैल्यू हमारे पास आई वो ये हमारे पास आई, मतलब इतने का होना चाहिए, प्रीमियम पे बिकना चाहिए। ये बॉन्ड इतने प्रीमियम पे मार्केट में बिकना चाहिए। इससे ज़्यादा पे बिके तो ठीक है, फायदा है। इससे कम पे बिकेगा तो आप लोगों को नहीं बेचना चाहिए या आपको नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप खरीद रहे हो बॉन्ड, अगर आप बॉन्ड खरीद रहे हो तो ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। इतनी वैल्यू अगर कंपनी ऑफर करती है तो आप ये वैल्यू उन्हें दे दें, उन्हें इतने पैसे दे दें, ठीक वैल्यूएशन है, ठीक है। इससे कम पे अगर आपको मिले तो वेल एंड गुड, आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी इससे ज़्यादा चार्ज करती है, लेट से कंपनी आपको कहती है कि 1150 दे दो, तो आपसे ज़्यादा चार्ज करती है। वैल्यू इसकी इतनी होनी चाहिए 1134। तो एक किस्म का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है इधर कि आप किस तरह इसको देख सकते हैं। सो ये इसका फार्मूला था, मैंने आपको क्लियरली थोड़ा सा बता भी दिया। आप देखें इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो ये मैं पहला बेसिक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ जिसमें एनओटी का फार्मूला नहीं लगाया जा रहा है, यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगाया जा रहा है। लेकिन ये 3 सालों तक कर सकते हैं, 4 सालों तक कर सकते हैं, 2 सालों तक कर सकते हैं। लेकिन अगर 30, 20, 30, 40, 50 साल हैं तो तब आपको एनओटी का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और वही आपको, वरना तब तक आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेशंस करने में। आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताई भी है कि एनओटी का एक फार्मूला है, उसके थ्रू भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द बेसिक थिंग हेयर इज, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ दैट इज 10%। जब आपका यहाँ पर कोई चीज़, अगर जब आपका इंटरेस्ट रेट जो आपका बॉन्ड ऑफर कर रहा है वो भी 10% हो, ठीक है, और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में चल रहा है वो भी 10% हो, ठीक है, दोनों अगर इक्वल हो, ठीक है, दोनों अगर आपस में इक्वल हो, तो उस सूरत में क्या होगा, आपकी बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू के बराबर रहेगी। मतलब बॉन्ड वैल्यू, ठीक है, बॉन्ड वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू योर पार वैल्यू,
ठीक है, पार वैल्यू, सही है ना। अगर ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और आपका जो एक्चुअल जो कूपन इंटरेस्ट पेमेंट आपको रिसीव या जो आप पे कर रहे हो वो इक्वल है, इंटरेस्ट रेट एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। पीएमटी का रेट, पीएमटी का रेट, ठीक है, कूपन इंटरेस्ट रेट एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में रेट चल रहा है वो दोनों अगर इक्वल हों तो बॉन्ड वैल्यू और पार वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, मतलब 1000 के बराबर ही रहेगा। लेकिन जब अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम बढ़ा देते हैं, जब मार्केट के अंदर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, दूसरे बॉन्ड ज़्यादा रेट पे बिक रहे हैं और आपने जो बॉन्ड खरीदा है वो 10% दे रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, मतलब बॉन्ड वैल्यू जो है, बॉन्ड वैल्यू विल बी लेस देन पार वैल्यू। पार वैल्यू $1000 है और ये 952 आ रहा है विच इज़ लेस देन। और जिस तरह आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता जाएगा उतनी बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी 8%। अब 12% पे देखा था तो 8% पे भी देख लेते हैं। जब हम 8% पे देखते हैं, 8% पे एनालिसिस करते हैं तो इंटरेस्ट रेट है जी 10%, पीएमटी जो ओपन इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% है, नंबर ऑफ ईयर 3 है और मेच्योरिटी 1000 है। तो इसमें आपका जो बॉन्ड वैल्यू है दैट विल बी मोर देन पार वैल्यू, मतलब पार वैल्यू आपकी $1000 है और बॉन्ड वैल्यू जो है वो आपकी 1052 है विच इज़ मोर देन पार वैल्यू। सो ये एक कॉन्सेप्ट है आपके सामने जिसके ऊपर जो है हम लोगों ने, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आपका लाइक यहाँ पर अगर हम देखें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर बढ़ता है मतलब इंक्रीज होता है तो आपकी बॉन्ड वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है। जिस तरह ही रिक्वायर्ड रेट ऑफ ये 10% इज द थ्रेशोल्ड पॉइंट। यहाँ पर आप जो भी रेट, यहाँ पर आप इस रेट के ऊपर आपकी बॉन्ड वैल्यू विल बी इक्वल टू पार, ठीक है, बॉन्ड वैल्यू विल बी इक्वल टू पार। यहाँ पर बॉन्ड जो है वो प्रीमियम पे बिकेगा। कहाँ पे प्रीमियम पे बिकेगा, जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में कम होगा और बॉन्ड 10% ऑफर कर रहा है, बॉन्ड 10% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 8% चल रहा है, तब आपका बॉन्ड जो है मार्केट में कितने का बिकेगा, आपका प्रीमियम पे बिकेगा। अगर बॉन्ड जो है वो 10% ऑफर कर रहा है और मार्केट में सिमिलर बॉन्ड जो है वो 12% ऑफर कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपका बॉन्ड जो है वो कितने पे बिकेगा, मार्केट में डिस्काउंट पे बिकेगा, ठीक है। सो हम एक और पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं। ये तो था जी हमारा रिलेशनशिप बॉन्ड वैल्यू का, बॉन्ड वैल्यू का बॉन्ड वैल्यू का रिलेशनशिप विद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और ये रिलेशन क्या आ रहा है, देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे ही बॉन्ड वैल्यू आपकी मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इंक्रीज होगा, बॉन्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका ग्राफ बन रहा है, ठीक है, जो ग्राफ बन रहा है वो इस तरह की शेप आपकी आ रही है। अब सेकंड रिलेशनशिप है जी जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज बॉन्ड वैल्यू एंड मेच्योरिटी, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को नहीं इधर देखना, इधर हमने देखना है किसको, मेच्योरिटी को देखना है। मेच्योरिटी का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ ईयर ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर कम होंगे तो बॉन्ड वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये मैं पहले सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके बाद हम लोगों को पता लगेगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। मेच्योरिटी का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। अब नंबर ऑफ ईयर्स मैं एक रेंज ले लेता हूँ 10 टू, मतलब 0 to 10, मतलब 0 to 10 ईयर्स की एक रेंज ले लेते हैं, उसमें देखते हैं बॉन्ड वैल्यू का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आपको इतना तो पता है कि बॉन्ड जो है वो
अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा रखेंगे तो बॉन्ड की वैल्यू कम आएगी, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम रखेंगे तो बॉन्ड की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो हम 3 रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टेस्ट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका पहला टेस्ट कर लेते हैं, ये नए जगह पे चले जाते हैं। सो 3 हम लोग देखते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड, पहले हम चेक करते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15%, दैट विल बी इक्वल टू 0.15। फिर हम देखेंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% पे, ठीक है, 10% पे क्या बॉन्ड वैल्यू आती है। और ये याद रखना है कि इंटरेस्ट रेट भी 10% ही है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन होगा हमारा। और तीसरा हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे जी 5%, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू 0.05। ठीक है, तो बॉन्ड वैल्यू का फॉर्मूला सेम ही है, मैं आपको बता देता हूँ बॉन्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। पी एम टी डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर n, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई बाय मेच्योरिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर n, ये हमारा जी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है। क्वेश्चन हमारे पास ये है जी पीएमटी हमारा जो सॉरी यहाँ पर हमारे पास मेच्योरिटी वैल्यू जो है दैट इज $1000। अगेन वही क्वेश्चन है। इंटरेस्ट रेट जो कूपन इंटरेस्ट रेट है, कूपन इंटरेस्ट रेट जो है आपका, इंटरेस्ट रेट जो है वो है जी आपका 10%, ठीक है। मतलब आपकी जो पीएमटी है, पेमेंट हर साल जो आपको मिलेगी दैट इज $100। ये 100 कैसे है, मेच्योरिटी 1000 है, उसको मल्टीप्लाई किया 10% से, तो आपका हर साल जो पेमेंट आपको रिसीव होगी इतना कैश देने पे, वो आपकी क्या आ जाएगी, 100 पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स हमने टेस्ट करने हैं 3 जगहों पे। मैं नंबर ऑफ ईयर वैसे तो रेंज में देख रहा हूँ 0 to 10 ईयर्स की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमर हो जाएगा, तो मैं जो है वो 5 पॉइंट्स पे देख लेता हूँ नंबर ऑफ ईयर्स। पहले हम देख लेते हैं जी 10 पर, फिर हम देख लेते हैं जी 8 पर, फिर हम देख लेते हैं 5 पर, फिर 2 पर और फिर 0 पर, ठीक है। ये 5 नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो ट्राई करते हैं, मेच्योरिटीज़ 5 मेच्योरिटीज़ जो हैं वो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा ये वाला। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पहले पार्ट में आपके पास आ जाएगा 15%, दूसरे पार्ट में 10% और थर्ड पार्ट में ये आ जाएगा जी 5%। 5% पे आपका डेफिनेटली जो बॉन्ड वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी और 15% पे कम आएगी। लेकिन मेच्योरिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है वो अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, एम आपका जो है 1000 है और पेमेंट आपकी जो है 100 है। एक दफ़ा फार्मूला लिखूंगा, फिर मैं सिर्फ सॉल्यूशंस करूंगा, तो वो बॉन्ड वैल्यू एट 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल के, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 100 डिवाइडेड बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर 10, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर 10, ठीक है। इसका जो आंसर आपके पास आता है दैट इज, ये सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद $749, ठीक है, ये इसका आंसर आता है। अब 10 की जगह यहाँ पर 10 है और यहाँ पे इस 10 की जगह हमने 8 लगा देना है, फिर 5 लगा देना है, फिर 2 लगा देना और फिर 0। तो बुक वैल्यू एट 8 ईयर्स, ये फॉर्मूला सारा यही, ये 10 की जगह हमने 8 लगा देना, यहाँ पे भी 8 लगा देना। मतलब अगर मैं इसको कर ही दूँ आपको, तो इधर भी 8 आ जाएगा, इधर भी 8 आ जाएगा, सिंपल। आपने फॉर्मूला लगाया, जो आपका आंसर है दैट इज $775, ठीक है। ये मैं प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों ने पूरा सॉल्व करना है, ये नहीं कि आप सिर्फ आंसर्स लिखेंगे। टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आई एम नॉट राइटिंग द होल फॉर्मूला।
ठीक है। और बुक वैल्यू 5 जो है, अगर आप फॉर्मूला लिखें तो अगेन 100 डिवाइड बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर 5। ठीक है, ये ब्रैकेट बड़ी क्लोज, प्लस आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी $832। ठीक है। बुक वैल्यू 2 पे आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज $918। और बुक वैल्यू 0, अगर आप बुक वैल्यू 0 करें तो ये 100 डिवाइड बाय 0.15, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.15 की पावर 0, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, प्लस 1000 डिवाइड बाय 0.15 की पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा। ये जब 1 हो जाएगा तो ये 1 होने के बाद यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 रह जाएगा। इसको जब हम माइनस करेंगे तो इट वुड बी 0, और 0 को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा का सारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1000 1 से डिवाइड हो जाएगा तो 1000 रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका बुक वैल्यू 0 पे हमेशा क्या आंसर आएगा, चाहे आपका कोई भी रेट ऑफ रिटर्न हो, आपका आंसर जो है वो पार वैल्यू के इक्वल ही आएगा। जब आप बुक वैल्यू 0, कोई मेच्योरिटी है ही नहीं, तो बुक वैल्यू 0 आएगा तो वो आपका 1000 के बराबर ही हमेशा आएगा। ठीक है। सेकंड पार्ट जब हम सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट का जब सोल्यूशन लेके आते हैं दैट इज r इज इक्वल टू 10%, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ ताकि मैं समझाने में आसानी हो, मेन पार्ट्स को एक्सप्लेन कर सकें हम लोग। ठीक है, जब R हमारा हो जाएगा 10%, आई भी हमारा हो जाएगा 10%। ठीक है, मतलब PMT हमारा जो है वो कितना है जी, $100। ठीक है, और आपका मेच्योरिटी है जी 1000, और N आप चेक कर रहे हो 108520। जब आपका I इज इक्वल टू R है तो मैंने आपको बताया इस पे हमेशा हमेशा आपकी बॉन्ड वैल्यू जो है वो इक्वल होगी पार वैल्यू। आप किसी भी नंबर ऑफ ईयर्स पे ट्राई कर लें, किसी भी नंबर ऑफ ईयर्स पे ट्राई कर लें, चाहे आप बुक वैल्यू ट्राई करें 100 डिवाइड बाय 0.10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.10 की पावर 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 0.10 की पावर 10। इसका आंसर आपका क्या आएगा, $1000 आएगा। ठीक है, आप बुक वैल्यू 8 पे ट्राई करेंगे, आपका आंसर आएगा $1000। आप बुक वैल्यू 5 पे ट्राई करेंगे, 5 ईयर्स पे ट्राई करेंगे, आपका आंसर आएगा $1000। आप बुक वैल्यू 2 ईयर्स पे ट्राई करेंगे, आपका आंसर आएगा $1000। आप बुक वैल्यू 0 पे ट्राई करेंगे तो आपका आंसर आएगा $1000। तो आप जिस मर्जी पे ट्राई करें, जिस मर्जी रेट पे, अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपके इंटरेस्ट रेट के बराबर है, कूपन इंटरेस्ट के बराबर है, तो बुक वैल्यू हमेशा 1000 आएगी। तीसरा पार्ट हम लोग ट्राई कर लेते हैं। थर्ड पार्ट इज योर, जिधर आपकी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज 0.05, मतलब 5% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, बाकी डाटा सारा सेम है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जी बुक वैल्यू 10, अगर आपने इसका फॉर्मूला देखना है दैट इज 100 डिवाइड बाय 0.05, यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 05 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.05 की पावर 10। ठीक है, ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05 की पावर 10। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया $13,086। ठीक है,
13,086। बुक वैल्यू 8 पर जब हमने चेक किया तो हमारे पास आंसर आया दैट इज 1386 पॉइंट्स में मैं आंसर नहीं लिख रहा। बुक वैल्यू 5 पे जब मैं आया, 5 पे चेक किया तो मेरे पास आंसर आया, वो आया जी $1217। ठीक है, बुक वैल्यू 2 पे मेरा क्या फॉर्मूला होगा, दैट वुड बी 100 डिवाइडेड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05 की पावर 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.11 प्लस 0.05 की पावर 2। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया जी $1093। और बुक वैल्यू 0 पे जो हमारा आंसर आया दैट इज $1000। जैसे मैंने यहाँ पे बताया तो वो सेम ही आएगा आपका आंसर। सो ये है जहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न व्हेन इक्वल टू 0.15%, तो फिर आपका ये बुक वैल्यू 10 में कर देता हूँ। बुक वैल्यू 10 जो है वो आपका आंसर आप देख लेते हैं यहाँ पे $749, $749, $775, $832, ठीक है, 918 ठीक है, और यहाँ पर हमारा आया जी $1000। ठीक है, और हमारा जो जब हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा 0.05 था, ठीक है, ये हमारे पास 0.15 आ गया, ये 0.10 मतलब 5% था, तो उस टाइम पे हमारे आंसर क्या है $1386। मतलब आप खुद ही देख लें, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम है तो हमारा बुक वैल्यू ज़्यादा है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है पार वैल्यू से, मतलब 10% से, इंटरेस्ट रेट से, तो हमारा जो बुक वैल्यू है वो क्या है, कम है। तो 1386, $1323, $1217, ठीक है, और उसके बाद $1093, एंड लास्टली हमारे पास अगेन आ गया जी $1000। ये जी हमारे पास आंसर आ गए इसके। अब यहाँ से रिलेशनशिप की कुछ समझ आ रही है आपको कि रिलेशनशिप मैच्योरिटी के साथ बन क्या रहा है। इस रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ग्राफ बना लेना चाहिए। अगर हम ग्राफ बना लेंगे तो हम ज़्यादा क्लियर हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ की लाइन्स लगने, ठीक है, ये ग्राफ बना लिया, रफ सा ग्राफ होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जी बुक वैल्यूज, ठीक है, मतलब, और इधर हम एट वेरियस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा रिवर्स में मैच्योरिटी। रिवर्स में मैच्योरिटी, क्योंकि मैंने 10 सालों का जो मैच्योरिटी में चेक कर रहा हूँ, वो मैच्योरिटी का जो टाइम पीरियड है 0 to 10 है। ठीक है, देखने के लिए मैं यहाँ से 10 से स्टार्ट करता हूँ। ये 10 है मेरे पास, ठीक है, 10, 9, ये रिवर्स में साल जा रहे हैं, 9, 8, 7, 6, दिस इज मैच्योरिटी, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये रिवर्स में है। ठीक है, समझाने के लिए वैसे 0 से स्टार्ट होता है, हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकें कि क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू से साइन, बुक वैल्यू साइन कर देते हैं मुख्तलिफ। इधर जो है बुक वैल्यू, यहाँ पर आपकी बुक वैल्यू है 1000, ठीक है, $1000 जो पार वैल्यू पे है आपकी।
पार वैल्यू पे ऊपर जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, 1100 कर देते हैं, 1200 कर देते हैं, और यहाँ पर 1300 कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 1400। इधर अब नीचे कम होती जाएगी, यहाँ पर आ जाता है जी 900, इधर हो जाएगा जी आपका 800, इधर आ जाएगा जी आपका 700, ठीक है, और इधर आ जाएगा जी आपका 600। अगर हम इस पे देखें तो दिस लाइन रिप्रेजेंट द पार वैल्यू, यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ठीक है। ये सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है 1000 की, 9% पे भी 1000, 8% पे भी 8 ईयर्स पे भी 1000, 7 ईयर्स पे भी 1000, 6 ईयर पे भी 1000, 5 ईयर्स पे भी 1000, 4 ईयर पे भी 1000, 3, 2, 1 सारे सालों पे 1000, ठीक है। ये आ गया जी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10। अब आ जाते हैं हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जहां पर है हमारा 0.05, ठीक है। 0.05 में सबसे पहले 10 सालों पर जब हमने 10 ईयर का बुक वैल्यू निकाली वो हमारे पास है 1386, यहाँ पर कहीं पर आता है, हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे, इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ, यहाँ पर हम इसका डॉट लगा देंगे, दिस इज द डॉट, ठीक है 1386। उसके बाद 8 सालों पे हमने देखा 1326, 1326 इधर कहीं पे जाके ग्राफ सा है 1326। फिर हमने देखा 5 ईयर्स पे जाकर, 5 ईयर्स पे जाकर ये 1270, यहाँ पर कहीं पर जाके 1270, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जी 2 ईयर्स पर 1093, 1093, 1093, और 0 पर आपका यहाँ पर, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट यहाँ पर। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो वैसे तो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए मेरा थोड़ा सा ये, लेकिन आपको रिलेशनशिप समझ आ जाएगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स कम होते जाते हैं बॉन्ड वैल्यू जो है वो अपनी पार वैल्यू की तरफ जाना शुरू हो जाती है। मतलब पार वैल्यू क्या है 1000, नंबर ऑफ ईयर जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड नंबर ऑफ ईयर जैसे जैसे कम होते जाएंगे वो पार वैल्यू क्या होती जाएगी, करीब होती जाएगी। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ ईयर जैसे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स जैसे इंक्रीज होंगे बॉन्ड वैल्यू जो है उसी हिसाब से क्या होगी, इंक्रीज होगी। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन इस रिलेशनशिप को हमने तीसरे सिनेरियो में चेक नहीं किया, दैट इज r इज इक्वल टू 15। तो r इज इक्वल टू 15 पे आ जाते हैं अब हम लोग। तो 15 पे 10 पर जब हमने देखा तो 749, 749 जब 10 ईयर्स पर हमने देखा तो यहाँ पर कहीं पर आपका बन रहा है 749, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा जी 8 ईयर्स पर 775, 775, यहाँ पर हमने देखा जी यहाँ पर कहीं पर 775, 8 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद 5 ईयर्स एंड जब 5 है तो उस टाइम पे 832, 832 5 पे 832, ठीक है। और 2 पे जो आपका रेट आया दैट इज 918, 918, एंड जब 0 आया तो आपको ये तीनों ही बराबर हैं तो यहाँ पर आपका 0 पर ये डेटा, ठीक है। तो अब हम जब इन सारी डॉट्स को मिलाएंगे सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब रेट ऑफ रिटर्न कम है, जितना ज्यादा होते जाएंगे साल उतना ही ज्यादा बॉन्ड में सिविरिटी वोलेटिलिटी बढ़ती जाएगी, उतना ही ज्यादा नेगेटिव में जाता जाएगा,
उतना ही ज़्यादा बॉन्ड। अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चूँकि यहाँ पर जो है वो ये है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट, तो दिस इज़ द डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, ये डायरेक्ट ही रिलेशनशिप है यहाँ पर, इनवर्स नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है यहाँ पर और रिक्वायर्ड सिविरिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। जिससे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जाएंगे उतना बॉन्ड वैल्यू के अंदर जो सिविरिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, वो ज़्यादा ज़्यादा जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। नेगेटिव साइड पे भी बढ़ता जाएगा और पॉजिटिव साइड पे भी वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सिविरिटी वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, एक किस्म का डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है इसके अंदर। लेकिन अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आ रहा है पार वैल्यू से तो वो नेगेटिव रिलेशनशिप में सिविरिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर। तो ये आपका एक किस्म का रिलेशनशिप बनता है, ये डायग्राम बनती है, तो आप इसके थ्रू समझ जाएंगे कि हमने क्या रिलेशनशिप यहाँ पर जनरेट किया है। हमारा जब दो रिलेशनशिप देखे हैं बॉन्ड वैल्यू का मैच्योरिटी के साथ, जैसे ही नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो कम होते जाते हैं, बॉन्ड वैल्यू अपनी पार वैल्यू के करीब करीब होती जाती है। जैसे ही नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जाते हैं बॉन्ड वैल्यू अपनी पार वैल्यू से दूर होती जाती है। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर होती जाती है, उसमें सिविरिटी और उसके अंदर जो है वोलेटिलिटी जो है बॉन्ड वैल्यू के अंदर बढ़ती जाती है। ठीक है, रिस्क बढ़ता है, इसको हम ये जो देखेंगे वोलेटिलिटी जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, किस्म का रिस्क रिप्रेजेंट कर रही है। This represent the positiveness required rate of return, और this represent the negativeness के जितना आपका जो है severity, यहाँ पर severity जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, मतलब जितना साल कम होंगे उतना ज़्यादा रिस्क जो है वो कम होगा। ठीक है, तो हमने दो रिलेशनशिप देखे, एक तो हमने रिलेशनशिप देखा जी हमारा बॉन्ड वैल्यू का विद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जब हम उसको बनाते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और बॉन्ड वैल्यू को, तो वो जो है इन्वर्स रिलेशनशिप है, जितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाते जाएंगे उतना बॉन्ड वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और दूसरा ये है जी मेच्योरिटी के साथ, जितनी मेच्योरिटी कम होगी उतना बॉन्ड वैल्यू अपनी पार वैल्यू के करीब होगा, जितनी मेच्योरिटी ज़्यादा होगी उसके अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, वो अपनी पार वैल्यू से उतना ही ज़्यादा बॉन्ड की वैल्यू जो है वो क्या होगी, दूर होगी। ठीक है, इस तरह हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है अगर हमने बॉन्ड के अंदर क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ये दो तरीकों से हमने इसको देखा है यहाँ पर।